नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। शाम के 5 बज चुके हैं। आपका पसंदीदा शो सत्ता के महासंग्राम के साथ मैं मुकेश कुमार और मेरे साथ है विकास वर्सेस सक्सेना और आप देख रहे हैं सत्ता का महासंग्राम, जो आपका पसंदीदा शो है। आज हम बात करेंगे सत्ता के महासंग्राम में महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव से, जिसकी घोषणा आज चुनाव आयोग ने कर दी है। 2 चरणों में महाराष्ट्र में और 2 चरणों में झारखंड में और 1 चरण में महाराष्ट्र में ये चुनाव होने हैं। और महाराष्ट्र में 1 चरण में चुनाव होगा, जो ब्रेकिंग अभी हम आपको दिखा रहे हैं। 1 चरण में 20 नवंबर को महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं और 23 नवंबर को मतों की गणना होगी और झारखंड के मतों की गणना भी 23 नवंबर को ही होगी। झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होंगे, 13 और 20 नवंबर को। तो बिल्कुल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां महाराष्ट्र में 1 ही चरण में चुनाव होना है और उसके बाद झारखंड में देखा जाए तो 2 चरणों में चुनाव होंगे। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आपको ये भी बताते हैं, उपचुनावों से जुड़ी बड़ी खबर भी आपको बताते हैं। वो ब्रेकिंग भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आएगी। किस तरह से उपचुनावों को लेकर तारीखों का ऐलान किया गया है, तो देखिए 14 राज्यों की 48 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। केरल के वायनाड में 13 नवंबर को उपचुनाव कराए जाएंगे। वहीं कुछ और सीटों पर नजर डालें तो यूपी में 9 सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होगा और परिणाम जो है वो सभी के साथ आएंगे। यूपी में 10 सीटों पे उपचुनाव होने थे, लेकिन फूलपुर का चुनाव चूंकि मामला अभी कोर्ट में है, इसलिए चुनाव आयोग ने अभी वहां पर चुनाव की घोषणा नहीं की है और 9 सीटों पे जो है चुनाव की घोषणा हो गई है। और ये जो रिजल्ट है, ये जो परिणाम होंगे, ये जो 23 नवंबर को सारे परिणाम आएंगे और सारे परिणाम जो आएंगे उसमें कहीं ना कहीं अभी जो झारखंड में चुनाव हुए हैं, जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए हैं, उसका असर देखने को मिलेगा। विकास बिल्कुल, चलिए तो कुछ ग्राफिक्स भी हम आपको दिखाएंगे। ग्राफिक्स हमारी टीम ने तैयार किए हैं आपके लिए। किस किस पार्टीज में टक्कर होगी, कौन सा थर्ड फ्रंट है इस बार। सबसे पहले महाराष्ट्र की सियासत की हम बात करेंगे। मैं चाहूंगा बड़ी स्क्रीन पर चलेंगे। मुकेश जी आइए। बिल्कुल, महायुति और महाविकास अघाड़ी की सबसे पहले महायुति। मुकेश जी, महायुति में जो बीजेपी जो कि सबसे बड़ी पार्टी है, वहां पे उसमें एकनाथ शिंदे जो कि शिवसेना से अलग होकर के आए हैं, मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद अजीत पवार एनसीपी से आए हैं। हालांकि एनसीपी के बारे में अभी कहा जा रहा है कि ढुलमुल है, कहीं सस्पेंस बरकरार है, लेकिन फिलहाल महायुति की जो तस्वीर है वो तस्वीर आप देख रहे हैं। और महाविकास अघाड़ी की, अब महाविकास अघाड़ी की बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी देखिए यहाँ पर थोड़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। शिवसेना की बात की जाए, उद्धव ठाकरे गुट यहाँ में आता है और एनसीपी हम देखेंगे तो शरद पवार, यहीं से 2 गुट बचे और अजित पवार और शरद पवार यानी अलग हुए। महायुति बनी महाविकास अघाड़ी। तो ये 6 जो आप नेता देख रहे हैं महाराष्ट्र की सियासत के चुनाव के केंद्र में, ये 6 रहेंगे। लेकिन जिस थर्ड फ्रंट की हम बात कर रहे हैं, मैं अपनी टीम से चाहूंगा वो ग्राफिक्स भी जरा प्ले करें। थर्ड फ्रंट की जो एंट्री हुई है, जो स्थिति बननी है, मुझे लग रहा है जो कि नाना पटोले दिख रहे थे जी। महाराष्ट्र में थर्ड फ्रंट परिवर्तन महाशक्ति, मुकेश जी इसको नाम दिया गया है। और नेता इसके कौन कौन है? बीजेपी से आते हैं बच्चू कडू, जो कि वहां के किसानों के भी बड़े नेता माने जाते हैं। बीजेकेपी आती है, उसके बाद नारायण अंकुशी आते हैं जी। और उसके एसडब्ल्यूपी से है राजू सेट्टी, ये भी वहां पर सामाजिक रूप से बहुत ही प्रभाव रखते हैं जी। किसान भारती है, शंकर अण्णा घोड़ने हैं वहां के जो है। उसके स्वराज पक्ष से छत्रपति संभाजी राजे है, ये भी बड़ा है। और किसानों की जो शेतकरी किसान संगठन है वो भी बहुत बड़ा रोल जो है इसमें रहेगा। लेकिन एक चीज है, ये जो छोटी पार्टियां हैं, रीजनल पार्टियों के अलावा, मुझे लग रहा है कि विकास इनका अब तक जो है चुनाव में पहली एंट्री है और ये कुछ प्रभाव छोड़ पाएंगे। मुझे लगता है कि ये बहुत ही लोकल लेवल पे इनका असर है, तो 1-2 सीटों पे इनका प्रभाव रहेगा। लेकिन पूरे महाराष्ट्र की राजनीति में मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ पाएंगे, क्योंकि अभी जो चुनाव होने हैं उसमें तो यही देखा जाना है कि जो चुनाव में से पहले यानी 2019 के में जो चुनाव हुए थे, वहां पर जो इक्वेशन बना था, कुछ और ग्राफिक्स क्या बीजेपी की चुनावी स्ट्रेटेजी क्या है। बीजेपी के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग स्ट्रेटेजी के साथ बीजेपी काम कर रही है, जिसका जिक्र अभी हम कुछ देर पहले मुकेश जी कर रहे थे। कुछ और ग्राफिक्स हम समझेंगे, क्योंकि बीजेपी जो है वो तेलंगाना छत्तीसगढ़ के नेताओं को मराठावाड़ा में लगाने की 40 सीटों की जिम्मेदारी है। मराठवाड़ा की जो 46 सीटें हैं, इनमें जैसे छत्तीसगढ़ के लोगों को इसलिए लगाने की, वहां पर से लोगों का संबंध है, तो वहां जो बड़े नेता हैं जो इस क्षेत्र में प्रभाव रखते हैं अपना, उनको वहां, क्योंकि बीजेपी बड़ी पार्टी है और बीजेपी के पास एक लंबी फेहरिस्त है यहाँ पर चुनाव लड़ने की। उनकी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, उनके पास रणनीति है, उनके पास नेता है और उनके पास स्टार है सारे, तो उनको कोई चीज दिक्कत नहीं होती। एमपी के नेता विदर्भ की 62 सीटों पर तैनात होंगे, जो उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि मोहन यादव को वहां भेजा गया था। तो इस तरह से अलग अलग स्टेट्स के नेताओं को वहां भेजने की तैयारी है। कर्नाटक की अगर हम बात करें तो पश्चिमी महाराष्ट्र की 58 सीटों पर वहां तैनात किया जाएगा। मुकेश जी, बिल्कुल, पश्चिम सीट से वहां से, चूंकि कर्नाटक से सीमा लगती है वहां पे, तो वहां का 58 सीटों पे जो है कर्नाटक के जो बीजेपी के स्टार प्रचारक है, मुझे लगा येदुरप्पा भी वहां पर जाएंगे और जो पूर्व मुख्यमंत्री
जो है वो भी वहां पर जाएंगे और वहां पर प्रचार करेंगे। उसके अलावा गुजरात के नेताओं को मुंबई कोंकण की 75 सीटों की जिम्मेदारी दी गई है और यहाँ पर बहुत बड़ी भूमिका है गुजरात के लोगों को का इन क्षेत्र में जो है वहाँ व्यापार चलता है, बहुत बड़ा समुदाय भी वहाँ पे, और वहाँ के जो नेता है, जो गुजरात के जो नेता है, उनका बहुत अच्छा वर्चस्व भी है और कनेक्ट भी है। लगातार ऐसा नहीं कि केवल चुनाव के दौरान वो वहाँ पे जा रहे हैं, बल्कि एक अच्छा कनेक्ट है और पूरे चुनाव के दौरान पूरे 5 साल में भी नहीं, मैं हमेशा जो है इनका संबंध बना रहता है, इसलिए इन क्षेत्रों में वो नेता काफी प्रभावी है। ये बीजेपी का मास्टर प्लान मुकेश जी अभी से तैयार है। हालांकि आज जो है चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, लेकिन उससे पहले भी हम देखते हैं कि बीजेपी किस स्ट्रेटेजी के साथ चल रही है। ग्राफिक्स आपने देखे। मेरे साथ सुरेंद्र स्वामी जी जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बाबूलाल मेरे सहयोगी हैं, वहां से मनीषा भी मेरी सहयोगी जुड़ेंगी और भी कुछ सहयोगी रहेंगे, मेहमान रहेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत सुरेंद्र स्वामी जी आपके साथ करना चाहता हूं और यही मैं जानना चाहूंगा कि कल जब हम जुड़े थे तो चर्चा कर रहे थे कि कितने चरणों में चुनाव होगा, कितनी तैयारी होगी, लेकिन अब ऐलान हो गया एक चरण में चुनाव, 20 तारीख को वहां चुनाव होना है। किस तरह से आप अभी देखते हैं, क्या कहता है आपका ऑब्जर्वेशन? नहीं, इसमें तो देखिए, चूंकि 26 नवंबर तक नई विधानसभा गठित होनी है, तो कल जैसे हमने बात की थी कि इनके पास टाइम है नहीं, करीब करीब 36 दिन चाहिए एक फेज के इलेक्शन को कंप्लीट करने के लिए। तो उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो टाइम था नहीं, और यही बात कल हुई थी कि अगर 2 में कराएंगे तो 2-3 दिन में इनको नॉमिनेशन शुरू करने पड़ेंगे। तो उस हिसाब से एक फेज में चुनाव हो रहा है। अब तैयारियां तो हम समझते हैं कि सभी पार्टियों की होगी और इन लोगों ने पहले तैयारी कर ली थी, क्योंकि इतना सभी समझते हैं कि अगर 26 नवंबर तक होना है तो बहुत जल्दी चुनाव होगा और एक ही फेज में होगा। तो अब इसमें जो सभी पार्टियों के सामने जो चैलेंज है, अगर उसको एक नज़र उस पर डालना चाहें, तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के पास जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है एनसीपी अजीत पवार गुट की परफॉर्मेंस जी। क्योंकि अगर हम लोकसभा के हिसाब से देखें तो हालांकि भाजपा ने कुल 9 लोकसभा सीटें जीती, लेकिन वो 83 असेंबली सेगमेंट में आगे थे। और शिवसेना उद्धव गुट की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी 9 सीटें जीती थी, लेकिन वो कुल 46 सीटों के आसपास ही आगे थे असेंबली सेगमेंट में। और अगर हम शिंदे की बात करें जो एनडीए के हैं, तो वो 38 उनके पास सीटें थी और वो 38 ही असेंबली सेगमेंट में आगे थे। प्रॉब्लम आती है एनसीपी के अजीत पवार के पास जाकर कि वो करीब 40-42 उनके एमएलएस थे, लेकिन असेंबली सेगमेंट में वो करीब करीब 10 से नीचे ही वो आगे थे। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है, क्योंकि एनडीए कुल 128 असेंबली सेगमेंट पे आगे निकल पाई थी, जबकि जो महाविकास अघाड़ी है लोकसभा में वो 151 पे थी और उसकी कमजोर कड़ी एनसीपी है। तो अब वो एनसीपी को कितनी सीट देते हैं, एनसीपी की क्या परफॉर्मेंस उसमें रहेगी, एक तो ये बड़ी बात होगी। दूसरा जो भारतीय जनता पार्टी के लिए चैलेंज है वो ये है कि मराठवाड़ा में और विदर्भा में जो वो कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार के खिलाफ लड़े थे, तो वहीं पर उनको काफ़ी लॉस हुआ था, वहाँ पे वो सीटों को लोकसभा में उनको नुकसान हुआ था। तो पूरा फोकस अब मराठवाड़ा और इस पे देना पड़ेगा। जहाँ तक हम बात करें महाविकास अघाड़ी की, तो महाविकास अघाड़ी की अगर असेंबली सेगमेंट से तो परफॉर्मेंस ठीक ही है इन लोगों की जी। लेकिन अब सीटों का बंटवारा क्या होगा, किसको कितनी सीटें मिलेंगी, और उन सीटों को लेकर के अब एक उसमें 2-3 नए फैक्टर जुड़ गए हैं। पहला फैक्टर तो यह है कि वहाँ उन्होंने एक परिवर्तन का थर्ड फ्रंट बना लिया है और वो कह रहे हैं महाविकास अघाड़ी से कि अगर आपको बीजेपी को हराना है तो फिर आप लोग सबके साथ सीट शेयरिंग कीजिए, सबको सीट दीजिए। तो अगर उनको भी वो सीट देंगे तो क्या स्थिति बनेगी। उसके बाद फिर उसमें आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र में क्या करने जा रही है, तो इसको भी वहाँ पे देखना होगा। समाजवादी पार्टी वहाँ क्या करने जा रही है। तो वहाँ पे जो विपक्षी खेमा है, उस विपक्षी खेमे को में जब तक सीटों की स्थिति क्लियर नहीं हो जाती तब तक ये दोनों के साथ ये चैलेंज रहेगा। हालांकि जी एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि एक जैसे अजीत पवार को लेकर के जो एक दुविधा है, अजीत पवार ने लोकसभा चुनाव के जब रिजल्ट आए थे उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझसे गलती हो गई थी,
वो फिर से मतलब संकेत वो दे रहे थे कि हम शरद पवार के साथ वापस मिल जाएंगे, क्योंकि एक जिस घटक में उनका कद एक समय में मजबूत हो, बड़ा हो, अगर विधानसभा में उनके कद को आप छोटा करते हैं, क्योंकि जो सेगमेंट विधानसभा में उनको कम है, उन बढ़त मिली है, तो बीजेपी और जो शिवसेना है वो तो यही चाहेगी कि उनको कम से कम सीटें मिले। तो क्या इस स्थिति में अजीत पवार जो है वो बीजेपी के साथ एनडीए में रहना चाहेंगे, या आपको लगता है कि वो शरद पवार के गुट में या विपक्ष के खेमे में जाके मिल सकते हैं? उनके पास वहां जाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो बेसिक इशू था जिसको लेकर के वो छोड़ के आए थे वो था कि शरद पवार जी के बाद एनसीपी की लीडरशिप किसके हाथ में होगी, सुप्रिया सुले के हाथ में होगी या अजीत पवार के हाथ में होगी। तो मुझे नहीं लगता कि वो जा पाएंगे, और मुझे ये भी नहीं लगता है कि चूंकि वो 10 से कम सीटों पे उनकी लीड थी तो उनको भारतीय जनता पार्टी उनके 40 एमएलए होते हुए भी उनको 10-15 ही सीट देगी। इसीलिए मैंने कहा कि ये एनडीए के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो उनको कितनी सीट देते हैं और वो उन सीटों में कितनी सीटों को निकाल पाने की हैसियत रख पाएंगे। दूसरी बात जहाँ तक आपने कही जाने की, तो गठबंधन के तौर पे देखिए, आप एनसीपी के बारे में बहुत ही मुश्किल है कहना, क्योंकि शिंदे साहब तो जाएंगे नहीं, वो आ गए हैं, जम गए हैं, उनकी अपनी राजनीति ने पूरी पैठ जमा ली है, तो उन्हें वापस जाने में कोई फायदा नहीं है। जो उद्धव ठाकरे हैं वो इतनी दूर निकल गए हैं कि उनको अब भाजपा में वापस आने के कोई चांसेस नहीं है। मतलब मैं तो वैसे तो पॉलिटिक्स में कुछ भी संभव है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह की राजनीति उन्होंने की है और जिस तरह का अब सेक्युलर चोला उन्होंने ओढ़ लिया है, तो मुझे नहीं लगता, और अगर उनको लेना ही होता तो इतना झगड़ा ही नहीं होता। बिल्कुल। तो अब जो वहाँ भी एनसीपी की यही प्रॉब्लम है, महाविकास अघाड़ी की एनसीपी और एनडीए की एनसीपी का यही समस्या है। ये सवाल मैं इसलिए मेरे दिमाग में आया था क्योंकि हरियाणा में जब चुनाव हो रहे थे तो जेजेपी के साथ बीजेपी ने इसी तरीके की चीजें करी थी, जिस तरीके से दुष्यंत चौटाला का हाल हुआ इस बार। मुझे लगता है अगर दुष्यंत चौटाला बीजेपी के साथ होते तो वो नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ता। तो क्या आपको लगता है कि अजीत पवार की स्थिति दुष्यंत चौटाला की जैसी है हरियाणा वाले, कि अगर वो साथ रखेगी बीजेपी तो उसका नुकसान, अगर उनका अंडर परफॉर्मेंस वो करते हैं तो उनका नुकसान तो पूरे गठबंधन को उठाना पड़ेगा? नहीं, देखिए वहाँ तो क्या था ना कि चुनाव से पहले ही वो अलग हो गए थे। बिल्कुल। जब वो चुनाव से पहले ही अलग हो गए थे तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी। अब यहाँ तो ये चुनाव में आज की तारीख तक साथ हैं, अब चुनाव में गठबंधन में होते हुए उनको आप कैसे छोड़ेंगे, वो मुश्किल हो जाएगा, वो नहीं हो पाएगा। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि कोई नहीं कह सकता कि भाई अजीत पवार चुनाव के बाद अपने चाचा के पास जाकर के एक नया खेल हो जाए कि भाई आप अजीत पवार को सीएम बनाइए, हम दोनों मिल जाते हैं। आप समझ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। वो एनडीए को भी कह सकते हैं कि भाई आप शरद पवार को सीएम बना दीजिए, हाँ, तो हम जो है शरद पवार भी आपको सपोर्ट कर देंगे। हाँ बिल्कुल, तो कुछ भी हो सकता और है। अगर स्थिति दूसरी बनती है तो कल को अजीत पवार भी कह दें कि भाई आप शरद पवार को सीएम बना दीजिए, तो मैं इधर सपोर्ट कर, तो ये एक दुविधा रहेगी। लेकिन ये कैश 22 है। बिल्कुल ठीक है। सुरेंद्र स्वामी जी आपके पास लौटेंगे, हमारे सहयोगी वहां से बाबूलाल भी हमारे साथ बने हुए हैं। बाबूलाल, आपसे हम ये जानेंगे, ये जो चर्चा भी चल रही है अजित पवार को लेकर, शरद पवार को लेकर, पूरी एनसीपी और तमाम पार्टीज की, तो शरद पवार जो है वहां के, उनको चाणक्य भी कहा जाता है सियासत का। हालांकि उनकी जो पॉलिटिक्स थी उसको अजित पवार ने ब्रेक लगाकर नई सरकार वहां पर बनाई थी। तो क्या इस बार लगता है कि शरद पवार जो है अपना पावर दिखा पाएंगे या कुछ अलग करके दिखा पाएंगे, या अजित पवार जो है वो ज्यादा आगे निकलते नजर आ रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर शरद पवार की तरफ से लगातार दावे किए जा रहे हैं कि हम जो है तो इस बार सत्ता में शामिल होंगे, लेकिन शरद पवार के पास जो उनकी जो ओरिजिनल चिन्ह था घड़ियाल, वो उनके पास नहीं है। उनके पास जो तुतारी वाला चिन्ह है। और अजित पवार की अगर बात करें तो अजित पवार की तरफ की जो है नेता लगातार उनकी तरफ की ज्यादा जा रहे हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि जो पार्टी टिकट देगी उनमें से कितने उनके जो नेता है वो जिनको उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हमको टिकट मिलना चाहिए। अगर उनको टिकट ठीक है, बाबूलाल आएंगे हमारे पास, अभी ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो चर्चा सत्ता के महासंग्राम में इसी तरीके से जारी रहेगी। जाइएगा कहीं नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सत्ता का महासंग्राम। तुरंत लौटते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चर्चा लगातार जारी है महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों पर, साथ ही झारखंड और उपचुनावों पर भी। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र स्वामी जी, आपके पास में आ रहा हूं। अब से 35 दिन का वक्त जो है महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए दिया गया है। इसमें दिवाली भी और कई सारे त्योहार। दीपावली बाद में है, इसको दीपावली 31 को है। हाँ, मतलब जी। तो ऐसे में अगर हम देखें कि इस वक्त में क्या पार्टीज जो तैयारी करना है या कॉन्फिडेंस जो नजर आना चाहिए, वो किस पार्टी में आप अभी देखते हैं, या जो हम कहते हैं कि बीजेपी पहले से तैयारी करती है, जो हम स्ट्रेटेजी भी हमने अभी आपको दिखाई है, आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी मजबूत नजर आ रही है? नहीं, देखिए, अगर आप इंडिविजुअल पार्टी की बात करते हैं, गठबंधन की बात नहीं करते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी चूंकि सबसे बड़ी पार्टी भी है, सबसे ज़्यादा सीटों पे चुनाव भी लड़ रही है, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के मोड में रहती है। और इतनी बार वहाँ पे अभी अमित शाह जाके 4-5 मीटिंग भी कर चुके हैं महाराष्ट्र में, पीएम भी 2-3 बार वहाँ पे हो आए, तो इसलिए उनकी तैयारी है। और जिस तरह की खबरें हैं वो यही हैं कि करीब करीब 90% सीटों पर इन लोगों ने अपने कैंडिडेट्स को फाइनल कर लिया है, और शायद कल शाम या परसों या जब भी इनको करना होगा, क्योंकि दूसरे लोगों के भी नाम देखते हैं, तो ये सीटों का अनाउंसमेंट कर देंगे। तो ये इसलिए उस हिसाब। दूसरी बात ये है कि अगर आप उस एंगल से देखें कि महाराष्ट्र हरियाणा चुनाव से पहले और लोकसभा चुनाव के बाद एक मायूसी थी भाजपा में। खुद हमने प्रधानमंत्री जी का भी चेहरा देखा था जब 4 जून के रिजल्ट के बाद वो वहाँ पे गए थे अपने हेडक्वार्टर में दिल्ली में। लेकिन अब वो थोड़ा उनमें जोश आ गया है, कार्यकर्ताओं में भी जोश आ गया है, और वो जोश इस बात को लेकर और भी ज़्यादा है कि जहाँ सारे के सारे चैनल ये कह रहे थे, और उनके जो बोलते हैं आप एग्जिट पोल्स कह रहे थे कि भाई बम्पर जीत है, 60-70, कोई जिसको जो मन में आया वो नंबर दे रहा था। और उस हालात में अगर भाजपा पिछली मतलब अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ वहाँ पे प्रदर्शन करती है, तो क्या है कि कार्यकर्ताओं में एक जोश आता है, और वो जोश अब महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं में भी आएगा कि भाई ऐसी बात नहीं है, हमें डाउन होने की जरूरत नहीं है, हम हरियाणा में 5-5 पे से वहाँ सरकार बना सकते हैं, तो यहाँ भी बना सकते हैं। और फिर जो 3-4 निर्णय हुए हैं, एक लाडली बहनी वाला निर्णय है, दूसरा इनका कल वाला निर्णय है टोल वाला। मैं समझता हूं कि ये जो 40-45 सीटें हैं थाने की, वाशी की, मुंबई की, और जो हर आदमी, ये बड़ी अजीब सी बात थी कि भाई आप वहाँ मुंबई नौकरी करने जा रहे हैं तो आपको हर बार टैक्स देना, टोल टैक्स देना पड़ेगा आने जाने में, तो वो खत्म करने से लोगों को एक डायरेक्ट रिलीफ हो गया है। बिल्कुल, और बड़ा गेम चेंजर भी हो सकता है, क्योंकि होमगार्ड्स को अगर हम देखें तो उनकी भी जो तनख्वाह है वो लगभग 2 गुनी के आसपास कर दी है। तो बहुत सारे प्रयोग, और एकनाथ शिंदे ने तो कहा भी है कि दाढ़ी वाले को कम ना समझें, इसने महाविकास आघाड़ी की सरकार को गड्ढे में ला दिया था। चर्चा यूं ही जारी है। बहुत छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चर्चा लगातार चल रही है। तारीखों के ऐलान के बाद अब सियासी समीकरण सब बिठाने लगे, सियासी पंडित अपनी अपनी चर्चाएं कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं धारावी से बीजेपी के नेता हैं पंकज सुराना साहब। बहुत बहुत स्वागत है सर, नई जिम्मेदारी आपको, और बहुत कम समय, 35 दिन का समय है। बीजेपी और पूरा एनडीए किस तरह से तैयार है, बताइए, कितने कॉन्फिडेंट हैं आप? 2014 से लेकर 2019 तक जो सरकार महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चली, और 2.5 साल का बीच में जो गैप हुआ, उसके बाद फिर एकनाथ शिंदे जी के रूप में शिवसेना के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी अजित दादा के साथ मिलकर पिछले 2.5 सालों में जो सरकार महाराष्ट्र में चली, ऐसे करके 7.5 सालों में महाराष्ट्र को जो विकास की गति तेज करने का काम देवेंद्र जी ने किया है, उस विकास की गति को लेकर हम जनता के बीच में 2024 में फिर एक बार चुनाव मैदान में जा रहे हैं। और आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और पूरी तरीके से फिर जब चुनाव के नतीजे निकलेंगे तो फिर एक बार महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। मुद्दा क्या क्या रहेगा सर इस बार? मुद्दा महाराष्ट्र का जो पिछड़ापन आजादी के बाद से 2014 तक कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार होने के बाद भी
महाराष्ट्र का पिछड़ापन इन लोगों ने दूर नहीं किया। फिर 2014 क्या में घुसपैठिया जो है, घुसपैठिए की जो समस्या है, क्या उसको भी मुद्दा बना रहे हैं आप लोग? नहीं नहीं, देखिए ऐसा है, देवेंद्र जी ने जमीन से लेकर आसमान तक महाराष्ट्र के विकास को ध्यान में रखते हुए पूरे महाराष्ट्र का सर्वांगीण विकास करने का जो प्लान उन्होंने 2014 में तैयार किया था, उस प्लान को ही आगे 2024 में जो बचा कुचा काम है वो 2024 में फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद देवेंद्र जी के नेतृत्व में हम महाराष्ट्र का सुजलाम विकास करने को भारतीय जनता पार्टी तैयार है। चलिए, बिल्कुल, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, एक तरफ महाविकास अघाड़ी है तो दूसरी तरफ परिवर्तन महाशक्ति है, कैसा मुकाबला देखते हैं आप? क्या दिलचस्प होगा? त्रिकोणीय मुकाबला देखते हैं, क्योंकि जो फ्रंट है महाशक्ति परिवर्तन नाम से जिसमें 6 पार्टीज हैं, उनको किस तरह से देखते हैं, क्योंकि उसमें कई नेता ऐसे हैं जो आप ही की पार्टियों से बागी होकर गए? देखिए, सबसे पहली बात तो ऐसी है कि महाविकास आघाड़ी में ना नेतृत्व है, ना इनकी नीयत ठीक है, ना इनके पास महाराष्ट्र को विकास करने का कोई प्लान है। और दूसरी तरफ हमारे पास नेतृत्व एकनाथ शिंदे जी के रूप में मुख्यमंत्री जी है, देवेंद्र जी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के हाथ में कमान है, और फिर अजीत दादा जो हमारे साथ है। हमारे पास नेतृत्व भी है, हमारे पास नीयत भी अच्छी है, और हमारे नेताओं का विजन भी अच्छा है। इसलिए आने वाले महाराष्ट्र के जो विधानसभा के चुनाव है, इस चुनाव में विरोधी पक्ष हमारे सामने कहीं नहीं है। लोकसभा में जो फेक नैरेटिव चलाकर भले इनकी कुछ सीटों में बढ़ोतरी हुई है, मगर महाराष्ट्र की जनता ने पिछले 8 महीनों में देखा है कि फेक नैरेटिव चलाकर जो महाराष्ट्र में इन्होंने लोकसभा की सीटें जीती, अब महाराष्ट्र विधानसभा में इनको ये फेक नैरेटिव चलने वाला नहीं है। और अनेक योजनाएं जो देवेंद्र जी के नेतृत्व में हमने महाराष्ट्र में चलाई, उन योजनाओं में महाराष्ट्र की जनता पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना के साथ है, और राष्ट्रवादी। ठीक है पंकज जी हमारे साथ बने रहिए। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, वापस आता है तो पंकज जी के पास वापस चलेंगे, और जो बात अधूरी छूट गई है उसे पूरा करेंगे। जाइएगा कहीं नहीं, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले चर्चा कर रहे थे, पंकज जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, वापस पंकज जी के पास जाएंगे। पंकज जी अपनी बात पूरी कीजिए, जो कह रहे थे आप, एक बार बात अपनी पूरी करें। देखिए, ऐसा है कि आज महाराष्ट्र में विरोधी पक्ष ये कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अब इनके तालमेल, जैसे शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना है, राष्ट्रवादी शरद पवार की जो है कांग्रेस, इनके आपस में कहीं तालमेल कहीं दिखाई नहीं दे रहा है पूरे महाराष्ट्र में और मुंबई शहर में। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना और अजित पवार जी के नेतृत्व में राष्ट्रवादी, हम तीनों पार्टियों के तालमेल अच्छे हैं। हमारे तीनों पार्टियों के नेताओं के परस्पर लोकल स्तर पर संबंध अच्छे हैं, और एक अच्छी लड़ाई। सर, विपक्ष का कहना है, विपक्ष आप पे आरोप लगा रही है, विपक्ष का कहना है, उसका आरोप लगाती है कि आपके पास एनसीपी का डुप्लीकेट है, शिवसेना का डुप्लीकेट है, और डुप्लीकेट लोगों से जो है वो चुनाव जीता नहीं जाता, ये उनका आरोप है। मैंने किस तरीके से डुप्लीकेट विपक्ष कह सकता है? अजीत दादा को महाराष्ट्र की जनता प्यार करती है, एक लोक नेता के रूप में अजीत दादा की तरफ महाराष्ट्र की जनता देख रही है। तो डुप्लीकेट तो ये लोग हैं जिनके पास अगर 50 में से 40 इनके चले जाते हैं, तो इनकी नीयत और नीति में कहीं ना कहीं फर्क है करके इनके 40 आमदार टूटकर अजीत दादा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शामिल होते हैं। इसलिए कहीं पे अजीत दादा डुप्लीकेट नहीं है। अजीत दादा हमारे राष्ट्रवादी के एक। ठीक है पंकज जी, अभी जिस तरह से मुकेश जी ने आरोप की बात कही, तो एक और आरोप आप पर लग रहा है कि पिछले 3 दिन में जो आपने कदम उठाए, चाहे वो टोल माफी की बात हो, होमगार्ड्स की तनख्वाह डबल करनी हो, या और कई सारी बातें, वो कह रहे हैं कि चुनावी स्टंट आपकी पार्टी और आपका गठबंधन कर रहा है। क्या जवाब होगा आपका? नहीं, भारतीय जनता पार्टी कोई चुनावी स्टंट करती ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के 2014 के मैनिफेस्टो में था कि हमारी सरकार आने के बाद हम महाराष्ट्र का सुजलाम सुफलाम पूरी तरीके से विकास करना चाहते हैं। बीच में 2.5 साल उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी, उसमें सरकार में जो पिछड़ापन महाराष्ट्र का हुआ, उसको मद्देनजर रखते हुए हमारी सरकार
लगातार देवेंद्र जी के नेतृत्व में फिर महाराष्ट्र के जमीन से लेकर आसमान तक ठीक है, आप उसे अपना पूरा वादा विकास कहेंगे, करने लेकिन का सुरेंद्र प्रण स्वामी जी देवेंद्र ने लिया है। देखिए, और बीजेपी और गठबंधन उनका उसे भले ही जनता से उसको वादा कहे, लेकिन जो समय की बात है, क्या ये वैसा ही तो नहीं है कि कौन सी बात कब कहां कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। इस स्ट्रेटेजी पे बीजेपी बड़ा काम करती है, और जो मौके को टाइम पॉलिटिक्स है, इसको किस तरह से देखते हैं आप? नहीं, देखिए वो तो ठीक है, लेकिन लोकसभा चुनाव में हार के बाद भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ सीखा है और अब ये बहुत व्यवहारिक होके काम कर रहे हैं जी। इन्होंने काफी जो अपनी बहुत ज्यादा आइडियोलॉजिकल एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ था, तो उस प्लेटफॉर्म को इन्होंने काफी रिलैक्स किया है। हरियाणा में भी जब हमारी बात होती थी, यही था कि भाई नेताओं के बच्चों को भी टिकट दे दिया है और सब तरह के एडजस्टमेंट्स किए हैं। तो और वहां पर भी उन्होंने लाडली बहना योजना लगाई और जितनी भी जो कुछ दे सकते थे। देखिए, इतनी इस समय देश में जो एक डिस्पैरिटी है पॉवर्टी को लेकर के और अमीरों को लेके, तो उसमें आप गरीब आदमी को जितना रिलीफ दे दें वो कम है। तो भाजपा शुरू में सब लोग जो इकोनॉमिस्ट है, भाई ये फ्री भी है, फ्री भी है, फ्री भी है, लेकिन अगर जनता को वो चाहिए तो सरकार उससे दूर नहीं हट सकती ना। बिल्कुल। तो इसीलिए उन्होंने जो योजनाएं अभी तक भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही थी और मध्य प्रदेश में उन्होंने ये किया था, तो वही अब उन्होंने यहाँ शुरू कर दिया। जैसे आपने कहा भाई होमगार्ड्स की तनख्वाह बढ़ा दी और लाडली बहना आ गई, भाऊ भी शायद आ गया है, फिर टोल हटा दिया। बिल्कुल। अच्छा, टोल में पैसा भी बच रहा है और टाइम भी बच रहा है। बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है कि मुंबई में टाइम नहीं है किसी के पास। बिल्कुल। आप वाशी से आते हैं और आप अटल सेतु लेते हैं। जी, बिल्कुल महत्वपूर्ण पॉइंट था और इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। अब ये सिलसिला, ये फलसफा यूं ही लगातार जारी रहेगा। सुरेंद्र जी आपका और पंकज जी आप दोनों का बहुत धन्यवाद मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज तारीखों का तो ऐलान हुआ है, लेकिन हम भी तैयार हैं और सत्ता के महासंग्राम में हर रोज मुकेश जी बिल्कुल हाजिर होंगे, हर रोज हाजिर होंगे और हर एक अपडेट के साथ हाजिर होंगे, क्योंकि अभी तो चुनाव की घोषणा हुई है। चुनाव की घोषणा के बाद महागठबंधन में दोनों तरफ से जो गठबंधन है उनमें सीटों का किस तरीके से तालमेल होता है वो भी आपको बताएंगे और दिन में भी आपको बताएंगे। उसके बाद कैंडिडेट का चुनाव कौन कैसे करता है और किस तरीके से चुनावी कैंपेन आगे बढ़ता है, जैसे जैसे सारी डेवलपमेंट्स होंगे वो सारी चीजें आपको हर एक अपडेट के साथ हम यहाँ सत्ता के महासंग्राम में दिखाते रहेंगे। तो कहीं जाइएगा नहीं और महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव से जुड़ी हर एक खबर के लिए सत्ता का महासंग्राम देखते रहिए।